गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11 चैप्टर 7 भू आकृतिक प्रक्रियाएं का आगे का अध्ययन करेंगे। अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन के अंतर्गत शैलों की मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है? शैलों, चट्टानों के जो मलबा होता है उसको एवं उसके परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान, अपक्षय का मतलब अपने ही स्थान पर टूट फूट की क्रिया, डैमेज हो जाते हैं वो। और फिर अपरदन में क्या हो जाता है? परिवहन हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इसलिए कह रहा है कि अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनकी परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपरदन की भू आकृतिक कारक, तो कह रहा है अपरदन के भू आकृतिक कारक कौन कौन से हो गए? जैसे कि प्रवाहित जल। अपरदन की भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं? प्रवाहित जल, जल भी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान। भौमिक जल, हिमानी, है ना, बर्फ, वायु, लहरें एवं धाराएं, इनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्चावच का निनिग्रण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है। अपक्षय क्या होता है? अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय वृहद क्षरण एवं अपरदन निन्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। वृहद संचलन एवं अपरदन में अंतर है। वृहद संचलन में शैल मलबा, चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः वह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायवी दिशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या आप जलवायु की इन तीन नियंत्रित कारकों की तुलना कर सकते हैं? अपरदन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें जल एवं जलमंडल की अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जलप्राप्य हैं तो केवल काष्ठ यानी चूनाकृत आकृति का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। निक्षेपण यानी कटाव, निक्षेप जमाव, जो अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन की कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। जो अवसाद जमे हुए हैं उनका क्या हो जाता है? निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेप वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण में निम्न भूभाग भर जाते हैं, वहीं अपरदन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण
धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतिक एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। वृत्त संचलन एवं अप्रदन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होता है, अतः दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? क्या शैलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अप्रदन संभव हो सकता है? मृदा निर्माण। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा की संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उनका अनुभव भी करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है। गतिशील एक स्थान दूसरी जाति प्रभावित होती रहती है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्षक का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षी प्रवार, अपक्षी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षित प्रवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेपण बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। जीव एवं पौधों में मृत अवशेष ह्यूमस की एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बील बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज, अंबार, छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। जलवायु जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं बाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ या सेलें। मृदा निर्माण में मूल सेल का निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सेल कोई भी अवस्थानों या उसी स्थान पर अपक्षित सेल, मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, संरचना, कणों, मलबों के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप की खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई या मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चुना क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट एवं विचित्र होती है, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं।
स्थलाकृतिक उच्चावच। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। स्थलाकृतिक मूल पदार्थ की अनाच्छादन अथवा अनावृत हो को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही प्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मध्य तथा जल का परिश्रवण अच्छा हो रहता है, मृदा बहुत अनुकूल होती है। सपाट समतल क्षेत्रों में चिका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ की अच्छी एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा हो सकता है। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। कल अपन जैव क्रियाओं से आगे का अध्ययन करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो पीछे दे रखे हैं, इनमें से आप कर लें। धन्यवाद। मैंने छोड़ दिया थोड़ा जो बनाया था पीडीएफ।